नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 को। इसके काव्य खंड में संकलित रचना है हमारी नींद। रचनाकार हैं वीरेन डंगवाल। हम सर्वप्रथम वीरेन डंगवाल के संबंध में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे, फिर हम इनकी रचना को देखेंगे। आइए देखते हैं वीरेन डंगवाल का संक्षिप्त परिचय। वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। इनकी शिक्षा डीलिट तक की थी। इन्होंने मिथकों एवं प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता करते थे। अमर उजाला जैसे दैनिक अखबार, जो राष्ट्रीय स्तर का बहुत प्रसिद्ध अखबार था, उसके संपादकीय सलाहकार भी रह चुके थे। इनकी कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का अलग और अनूठा अंदाज होता है और ये जनवादी विचारधारा से ओत-प्रोत कवि हैं। अनुवाद का इन्होंने विपुल कार्य किया। वीरेन डंगवाल ने बहुत सारे विदेशी भाषा के साहित्यों का अनुवाद इन्होंने किया है। साहित्य में इनका योगदान काफ़ी है। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें साहित्य अकादमी, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान आदि हैं। बच्चों, जैसा कि हमने अभी कवि के परिचय में जाना कि वीरेन डंगवाल यथार्थ को अनूठे अंदाज में देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। हमारी नींद कविता भी उसी अनूठे अंदाज की कविता है जिसको हम देखेंगे। हम नींद कह कर के उन्होंने एक कविता में बिंब डालने का प्रयास किया है कि नींद में क्या हो सकता है। नींद एक ऐसी भाव दशा है जिसमें व्यक्ति को अपनी सूझबूझ नहीं होती है और उस पर सृजन करना, काव्य की रचना करना अपने आप में एक अनूठा कार्य है। तो आइए हम इसे अनूठे कार्य को देखते हैं कि कवि क्या देखता है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि भले ही हम नींद में सोए हुए हैं, लेकिन नींद में सोने होने के बावजूद जो पेड़ हैं वो कुछ इंच बढ़ गए, उसमें कुछ वृद्धि हुई है। जो पौधे हैं वो कुछ सूत बढ़ गए। सूत भी एक मापने की इकाई है, एक छोटी सी इकाई है। उसको कभी बताया है कि पौधे भी कुछ सूत बढ़ गए। और इतना ही नहीं, जो अंकुरन है वह भी बीज के कड़े आवरण को धकेलना शुरू किया है, यानी वह बाहर की ओर निकलने के लिए वह आतुर है। कवि यह बतलाना चाहता है कि भले ही हम अपने जीवन के प्रति लापरवाह हों, हम नींद में रहें, हम आराम में रहें, हम किसी की सुधि लेने वाले न भी रहें, प्रकृति अपना कार्य करता रहेगा और प्रकृति में ये परिवर्तन होते रहेंगे। कवि ने व्यक्ति के नींद में होने के बावजूद प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को यहाँ पर दिखाया है। और केवल प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को ही नहीं, बल्कि क्षमता के अनुसार शक्ति और सामर्थ्य को भी बताया है।
जो पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, उनमें 1 इंच की वृद्धि हो रही है। वहीं जो पौधे हैं उनमें सूत भर वृद्धि हो रही है। वही जो अभी पौधे नहीं हुए हैं, अंकुरित होने की स्थिति में है, वह भी अपना जोर लगा रहा है। और जो भींगे हुए बीज हैं उसके कड़े दीवार को वह नीचे से ठोकर मार रहा है और बाहर निकलने के लिए आतुर है। यानी जिसमें जितनी शक्ति है, जिसके पास जितना सामर्थ्य है, उसकी कोशिश अनवरत होती रहती है, उसमें बदलाव होते रहते हैं, चाहे हम उसकी ओर ध्यान दें या न दें। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि हम अपने जीवन के प्रति सचेष्ट रहें या न रहें, जीवन तो आगे बढ़ता रहेगा, प्रकृति में परिवर्तन होते रहेंगे। कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। एक मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, दंगे, आगजनी और बमबारी में। कवि ने यहाँ पर मक्खी को एक प्रतीक के रूप में रखा है। मक्खी प्रतीक है समाज के वैसे लोगों का जो काफ़ी दीनहीन है, जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसका जीवन यापन करने के तौर तरीके अति निम्न स्तर के हैं, उसका भी जीवन कर्म पूरा होता है, उसकी भी जिंदगी पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे बच्चे पैदा भी होते हैं, मर जाते हैं, कुछ दंगे में, आगजनी में और बमबारी में। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है, यहाँ पर एक व्यंग्य भी है उन लोगों के प्रति जो आराम तलबी हैं, सुविधा भोगी हैं, जो अकर्मण्य हैं। बतलाया है कि आपकी अकर्मण्यता के बावजूद, सारे आराम तलबी होने के बावजूद जो क्रियाकलाप हैं वह होते रहेंगे। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। कवि आगे कहते हैं, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। बच्चों, इसके पूर्व की पंक्तियों में हम लोगों ने देखा कि कवि ने समाज के वैसे लोगों के बारे में बताया जो काफ़ी दीनहीन है, जिनके जीवन यापन करने का स्तर काफ़ी नीचे है। कवि यहाँ पर गरीब बस्ती फिर कह रहा है, यानी उन दीनहीन से जिसका स्तर कुछ ऊंचा है, लेकिन जो निरंतर अभावों में झेल रहा है, जो अभावों में रह कर के जीवन यापन कर रहा है। बड़ी मुश्किल से, मेहनत तो वह करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वह जुटा पाता है। यानी वो गरीब बस्तियां में भी धमाकेदार देवी का जागरण हुआ, और वह भी लाउड स्पीकर पर हुआ। लाउड स्पीकर यहाँ पर ज़्यादा खर्च होने की बात को बताया गया है, लेकिन वहीं जो देवी जागरण की बात है वह समाज की रूढ़िवादिताओं को यहाँ पर उजागर किया गया है। बच्चों, जिसको अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए बड़ी मुश्किल से रोटी मिल पा रही है, क्या उसे देवी का जागरण करना चाहिए? कदापि नहीं। लेकिन वैसे भी लोगों से, जो सुविधा भोगी लोग हैं, जो आराम तलबी लोग हैं, देवी का जागरण करवा रहे हैं, और ये गरीब लोग भक्ति के नाम पर इस रूढ़िवादी परंपरा को अपने गले से उतार रहे हैं और उसको वे कर रहे हैं।
और उसको जो करते हैं वह भी साधारण तरीके से नहीं। किसी भी ईश्वर देवी देवताओं की स्तुति वंदना हृदय से भी की जा सकती है। बहुत दिखावे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह गरीब बस्ती के लोग भी धमाकेदार, कवि ने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, धमाकेदार, यानी पूरा खर्च करके वो जागरण करवाता है और लाउड स्पीकर पर करवाता है। ये बस्तियों के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो देवी के प्रति अपना इस रूप में श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं, वे कल क्या खाएंगे, उनके बच्चे भूखे सोएंगे या उनको भोजन मिलेगा, इसकी फिक्र उन्हें नहीं है, बल्कि एक परंपरा जो चली आ रही है और जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो आराम तलबी लोग हैं, उनकी बात को वे स्वीकार रहे हैं और स्वीकार करके वे इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो कि कहीं से उचित नहीं है। यानी उनके अंदर ये विवेक नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर भी उसको कर रहे हैं। हम कविता की अगली पंक्तियों पर चलते हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारे निंद के बावजूद। बच्चों, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि निंद एक ऐसी भाव दशा है जिसमें हम अपनी शुद्धियाँ भूल जाते हैं, हमें कुछ स्मरण नहीं रहता है और हम लापरवाह हो जाते हैं। हम इसके अतिरिक्त निंद सुविधा भोगी होने का भी एक प्रतीक है। जो व्यक्ति अकर्मण्य होते हैं, अपने को कर्म के प्रति सचेष्टता नहीं दिखाते हैं, वैसे लोग अधिकतर निंद में होते हैं। कवि ने निंद के दोनों स्वरूपों को स्पष्ट किया है। कविता में जो चित्र उभर के आ रहे हैं वह निंद के जितने भी पर्याय हो सकते हैं उसको बताने का प्रयास किया गया है। निंद में होने के बावजूद भी परिवर्तन हो रहे हैं। आगे लोग बढ़ रहे हैं। एक बार मैं फिर से इन पंक्तियों पर दृष्टिपात करते हैं। यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने। जो अत्याचारी हैं, सुविधा भोगी लोग हैं, आराम तलबी लोग हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, तरह तरह के तर्क देते हैं इसके पक्ष में, आराम तलबी के पक्ष में, सुविधा भोगने के पक्ष में, कर्म नहीं करने के पक्ष में। उनसे जितना हो सकता है उतने साधन उन्होंने जुटा लिया है, मगर जीवन हठीला है। मगर जीवन हठीला फिर भी यह जीवन जो है वह हठीला है, हठ ठान लिया है, वह आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, चाहे हम लाख निंद में हों, हम कितनों भी लापरवाह हों, जीवन रुकने का नाम नहीं है। यह तो ठान लिया है, चढ़ै वेती चढ़ै वेती चढ़ै वेती, चलना है चलना है चलना है, आगे की ओर बढ़ना है। जीवन की यह नियति ही नहीं बल्कि यह इसका स्वभाव है। वह मनुष्य की जीवन की बात नहीं है, संपूर्ण जीवन की बात है। चाहे वो पेड़ हो या अन्य जीव हो, सब में जीवन निरंतर आगे की ओर चलता है। सब में हमेशा कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। चाहे हम सजग रहें या लापरवाह रहें, जीवन अपने ढंग से चलेगा ही। आगे देखते हैं। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना
साफ और मजबूत इनकार। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इसकी दलील देते हैं, वे आराम तलबी हो गए हैं, सुविधा भोगने वाले हो गए हैं, कर्म से विमुख हो गए हैं, जिनको इनकार नहीं किया जा सकता है। वे इनकार नहीं करते हैं, वे अपनी दलील दिए हुए जाते हैं। वो जो गलतियां करते हैं उसको वे स्वीकारते नहीं हैं, कभी नहीं स्वीकारते हैं, बल्कि वे जो कर रहे हैं उसी को करते हुए चले जाते हैं। इस तरह से बच्चों पूरी कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन के प्रति चाहे जितने भी लापरवाह हों, चाहे वह लापरवाही स्वयं की वजह से हो या किसी के उकसावे में हो, प्रकृति में परिवर्तन होते रहेगा। हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। कवि का यह संदेश इस कविता में एकदम नपे तुले शब्दों में दिया गया है। यह भाषा की शक्ति है, भाषा की समृद्धि है, जो एक एक शब्द का अपना एक अर्थ बयां कर रहा है। भाषा की कोई सीमा नहीं होती, उसे किसी सीमा में आबद्ध किया नहीं जा सकता, बल्कि भाषा की अपनी शक्ति होती है। वह शक्ति इस कविता में प्रदर्शित हुई है। कवि ने उसको दिखाने का प्रयास किया है और कविता का यह शीर्षक अपने आप में यह अनूठा है। इस कविता का शीर्षक सार्थक है, जो निंद के जितने भी पर्याय हो सकते हैं उस सब को उजागर करने का इस कविता में प्रयास किया है। कविता में के प्रारंभ में भी कवि एक बिंब खींचता है। हम नींद को सुनते ही कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर नींद में क्या होगा या हमारी नींद कैसी होगी। यह एक प्रकार का बिंब है जो कविता में हमको दिखाई देता है। और संपूर्ण कविता में कवि ने पूरे ओजस्विता के साथ बड़े ही जोरदार ढंग से अपनी बात को यहाँ पर रखने की कोशिश की है और वह बतलाया है कि जीवन निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो बच्चों, अब हम इस कविता के सौंदर्य को देखते हैं कि इस कविता में की क्या सुंदरता है। हमने अभी अभी आपसे चर्चा की थी कि ओज गुण से सरोबार है। कवि ने अपनी बात को बड़े ही बुलंदियों के साथ रखा है, इसलिए इस कविता में ओज गुण मुझे दिखाई देते हैं। पूरी की पूरी कविता ओज गुण से सरोबार है। शब्दों का सहज संयोजन, इस कविता में शब्दों का संयोजन बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। इस कविता पर अगर हम दृष्टिपात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सभी प्रकार के शब्द आए हैं। तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तद्भव शब्द भी आए हैं, कुछ देशज शब्द भी हैं और विदेशज शब्द भी हैं। इन सभी शब्दों का मिश्रण हम इस कविता में देख रहे हैं और सभी शब्दों का संयोजन बड़े ही सुंदर ढंग से और सहज तरीके से इसमें किया गया है। यह कविता की अपनी खूबसूरती है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। नींद में बिंब का बहुत अच्छा उदाहरण है, अच्छे बिंब वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहीं मक्खी प्रतीक के रूप में आया है, दीनहीन लोगों का वह प्रतीक है। तो इस कविता में बिंब और प्रतीक दोनों के भी प्रयोग हुए हैं। सुविधा भोगी जीवन शैली और समाज में व्याप्त अन्याय के प्रति तीखा व्यंग, इस कविता में मैंने आपको बताया कि अन्याय के प्रति भी तीखा व्यंग है और सुविधा भोगी जो जीवन शैली है उस पर भी कटाक्ष किया गया है। पूरी की पूरी कविता में सुविधा भोगी जीवन शैली को पर व्यंग बाण चलाए गए हैं कि हम कितने भी आराम तलबी में रहें, जीवन
आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए सुविधाभोगी जीवन शैली अच्छी शैली नहीं है। वहीं समाज में व्याप्त अन्याय, जो गरीब बस्ती के लोग हैं, जो गरीब बस्तियां हैं जिसमें गरीब लोग रह रहे हैं, वहाँ भी लोग देवी जागरण करवा रहे हैं, लाउड स्पीकर पर करवा रहे हैं, धमाकेदार वहाँ पर देवी जागरण होता है। तो यह जो अन्याय है, गरीबों पर जो अन्याय हो रहा है, उस पर यह व्यंग किया गया है। और पूरी की पूरी कविता की जो भाषा है, सरल भाषा है, जिसको हम सहजता से स्वीकार सकते हैं, और वह हम पर प्रभाव देने वाली भाषा है। ये था इस कविता का अपना सौंदर्य, जिससे यह कविता का हमें आकर्षित करता है और हमें प्रेरित करता है अपने जीवन शैली को सुधारने का। हम अपने जीवन शैली को कैसे सुधारेंगे और क्यों सुधारेंगे, कहाँ लोग अन्याय कर रहे हैं, कि कैसे जीवन शैली वाले लोगों को क्या करना चाहिए, इस दिशा में भी कवि ने इशारा किया है। तो एक कविता को हम लोगों ने अभी समझा, आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे, कविता आपके समझ में आ जाएगी। कविता से संबंधित कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखें। कविता में निंद किसका प्रतीक है? हमारी निंद जो कविता है वह किसका प्रतीक है? आलस्य का, अज्ञान का, निष्क्रियता का, या उपरोक्त सभी का? बच्चों, आप सोचिए कि निंद किसका प्रतीक है। हमने काव्य सौंदर्य में आपको बताया था कि इस कविता में बिंब और प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। तो जो निंद है वह किसका प्रतीक है? आइए हम उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कविता में जो निंद है वह हमारे केवल हमारी निंद को ही नहीं बताता, बल्कि हमारे आलस्य को, हमारी अज्ञानता को और हमारी निष्क्रियता को भी प्रदर्शित कर रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि ने हठीला किसे कहा है? एक हठीले शब्द का प्रयोग उसमें आया है। जीवन को कहा है, गरीब को कहा है, देवी को कहा है, या निंद को कहा है? बच्चों, इसके उत्तर को हम देखते हैं। इसका उत्तर होगा जीवन। यह जीवन हठीला है कि हमारे लापरवाही के बाद भी वह आगे की ओर बढ़ता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। और वह परिवर्तन भी कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यक्ति विशेष का सामर्थ्य जैसा है, जो जैसा है वैसा उसमें परिवर्तन होता है। हमने कविता के दौरान आपको बताया है कि पेड़ में 1 इंच का परिवर्तन होता है तो पौधे में सूत भर का परिवर्तन होता है। वहीं जो बीज हैं, जो फूले हुए हैं, उसका जो अंकुरन होता है वह भी धक्का लगाता है, जोर लगाता है। तो यह भी एक परिवर्तन है। तो इसीलिए जीवन जो है वह हठीला है। अगला प्रश्न को देखते हैं। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ है? धमाकेदार जागरण हुआ है और लाउड स्पीकर पर हुआ है। कहाँ हुआ है? शहर में, गरीब बस्तियों में, मंदिर में, या जंगल में? इसका उत्तर होगा गरीब बस्तियों में। गरीब बस्तियों में देवी का जागरण हुआ है और वह भी लाउड स्पीकर पर हुआ है। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? अत्याचारी का, गरीब का, मक्खी का और पौधे का? जीवन चक्र पूरा करने की भी बात कविता में आई है। किसका जीवन चक्र पूरा होता है बच्चों? इसका उत्तर होगा मक्खी का। मक्खी का भी जीवन चक्र पूरा हो जाता है। मक्खी क्या है? मक्खी भी एक प्रतीक के रूप में आया है। समाज के दीनहीन व्यक्तियों का वह प्रतीक है। उसके माध्यम से कवि ने बताया है कि हमारे समाज में दीनहीन व्यक्ति भी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में धमाके से क्या हुआ है? धमाकेदार क्या हुआ है? देवी जागरण, भूकंप, दंगा, क्रांति? इसका उत्तर होगा देवी जागरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम हमारी नींद कविता को पढ़ा और इससे संबंधित
जो कुछ प्रश्न थे उसको भी हम लोगों ने देखा। आपको कविता अच्छी लगी होगी। कविता निश्चित रूप से प्रेरणादायी कविता है, जो हमें बताता है कि हमें नींद में नहीं रहना है, आलस्य में नहीं रहना है, अज्ञानता में नहीं रहना है, बल्कि हमको सजग रहना है अपने परिवेश के प्रति भी और अपने जीवन के प्रति भी। तो आप सब भी अपने जीवन में सजग रहिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और परीक्षा में अव्वल आइए। धन्यवाद।